नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। 11 बजे के कोरोना बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में जितनी भी यात्राएं हैं फिलहाल उन पर रोक लगाई गई है, आवाजाही पर रोक लगाई गई है। और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अब भी कई मामले सामने आ रहे हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर पर जाम की स्थिति है और ऐसे में लोगों को समझाती हुई पुलिस नजर आ रही है। कोरोना महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास गाजीपुर बॉर्डर से आज सुबह सामने आई ये तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयान कर रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आज सुबह लंबा जाम लग गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ियों की लंबी कतारों ने पुलिस वालों की मुसीबत बढ़ा दी है। हालांकि बॉर्डर पर तैनात पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अपने अपने काम पर निकले लोग सीमा पार करने की कोशिश में घंटों खड़े रहे। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक जाम को नियंत्रण करने की कोशिश तो की, लेकिन जाम का यह सिलसिला सुबह से शुरू होकर दोपहर तक जारी रहा। और हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता अमित सिंह जुड़ गए हैं। अमित, ये तो वाकई में प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, इतना लंबा जाम, वो भी तब भी जब 3 मई तक लॉकडाउन है। जी बिल्कुल, अभी भी फिलहाल आपको बताऊं कि तस्वीरों में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तस्वीरें उसी तरीके से हैं जो तस्वीरें अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल जो नियमों का पालन पहले कर रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस, वही नियमों का पालन अभी भी कर रही है। हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि वो जाना कहाँ चाहते हैं, क्या किसी दफ्तर में जाना चाहते हैं या कर्फ्यू पास है तो किन ढंग से वो घर से अपने बाहर निकले हैं, और यही चेक कर रहे हैं। और इसी बाबत लंबी कतारें लग गई हैं यहाँ गाड़ियों की। 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम अभी भी इस वक्त यहाँ लगा हुआ है। चुनौती बड़ी है पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस लगातार समझा भी रही है कि लोग तभी घरों से बाहर निकले जब उनको बहुत जरूरी हो, लेकिन यहाँ जो है लोग यहाँ घंटों जाम में खड़े हैं, घंटों लाइन के लाइनों में, गाड़ियों के लाइनों में खड़े हैं। लेकिन ये बताएंगे कि अब कितने के करीब लोग वहां पर होंगे, कितनी गाड़ियां होंगी? आपके सामने तो तस्वीरें होंगी, कितनी भीड़ दिखाई दे रही है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बताया कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां रुक नहीं रही है, गाड़ियां लगातार आ रही हैं। ये जो लाइन है, ये जो जाम है, ये लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली की तरफ से ये गाड़ियां आ रही है, उत्तर प्रदेश में इनको जाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे पहले थी उसी तरीके से सख्त अभी भी है। उन्हीं गाड़ियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एंट्री की इजाजत दी जा रही है। जिनको बहुत जरूरी काम है या तो वो अपने दफ्तर जा रहे हैं, तो उनको एक वजह बता नहीं पा रही है। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीरें जो हैं वाकई में सवाल उठा रही हैं कि लॉकडाउन के नियमों का लोग पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हम जरा आपको मुंबई भी लेके चलते हैं। तो मुंबई की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वाशी की तस्वीरें मुंबई के, और ये देखिए मुंबई में नवी मुंबई की ये तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं। तो एक तरफ दिल्ली बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है और मुंबई में भी जाम जैसे हालात हैं। यहाँ पुलिस वालों को आप देख सकते हैं, पुलिस वाले जो कि गाड़ियों का नंबर भी नोट कर रहे हैं, पुलिस वाले जो ड्यूटी पर भी तैनात हैं। लेकिन इस सब के बीच में क्योंकि कल से 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ छूट मिली है, सरकारी दफ्तर खुले हैं और इस वजह से चाहे दिल्ली हो या मुंबई, दोनों ही जगह काफी ज्यादा प्रभावित रही हैं कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के। और दिल्ली मुंबई दोनों जगह जाम है। मुंबई की ताजा स्थिति के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता का। विवेक, मुंबई में भी कमोबेश वैसे ही हालात हैं क्या जैसे दिल्ली में है जाम की स्थिति? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। देखिए 20 अप्रैल से सरकार ने कुछ चीज़ों में छूट दी है और उसमें से जो टोल नाके जो पहले फ्री ऑफ कॉस्ट थे, यानी कि टोल नाके पे किसी से पैसे नहीं लिए जा रहे थे, अब वो टोल नाके पर पैसे लिए जा रहे हैं। यानी कि बाकायदा आपकी गाड़ी को लाइन लगाना पड़ेगा और टोल टैक्स भरने के बाद ही आपकी गाड़ी को आगे परमिशन दी जाएगी। तो इसी वजह से नवी मुंबई के जो टोल नाके हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। वहीं मुंबई से जो दूसरे टोल नाके, अगर हम मुलुंड चेक नाके की बात करें या फिर दहिसर चेक नाके की बात करें, वहाँ पर भी अमूमन ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जितनी भी गाड़ियाँ मुंबई के अंदर या बाहर जा रही हैं, ये सब एसेंशियल गुड की गाड़ियाँ हैं, डॉक्टर्स की गाड़ियाँ हैं, जो महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी गाड़ियाँ हैं, जो सब्जी वाले उनकी गाड़ियाँ हैं। कोई भी प्राइवेट गाड़ियाँ और जो प्राइवेट लोग हैं वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन अभी भी पूरे महाराष्ट्र में 3 मई तक है। लेकिन एसेंशियल गाड़ियों की जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा लग गई है। इसकी वजह से जो टोल नाके में जो लाइनें हैं वो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। विवेक, एक बात और बताइए, इस चीज का अंदेशा, इस चीज का अनुमान तो प्रशासन को रहा होगा, बावजूद उसके क्या मुंबई पुलिस ने, मुंबई प्रशासन ने कोई प्लान नहीं बनाया कि अगर इस तरह से गाड़ियां अचानक आ जाएं तो कम से कम उन्हें संभालने के लिए कोई प्लान, कोई रणनीति तो हो?
देखिए नेहा, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को पहले ही पता था कि अगर हमने टोल नाके पर चार्ज लेना या टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया तो अमूमन भीड़ लगेगी ही। लेकिन इसकी तैयारी महाराष्ट्र सरकार ने शायद बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि अभी भी लॉकडाउन जारी है, सिर्फ एसेंशियल चीजों की जो गाड़ियां हैं वो सिर्फ मुंबई के बाहर और अंदर आ रही हैं। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए कि एसेंशियल चीजों में IT सेक्टर की जितनी कंपनियां वो खुली हुई हैं, बैंकिंग सेक्टर की जितने बैंक हैं और दफ्तर है वो खुले हुए हैं, और साथ ही साथ जो एसेंशियल सर्विस है, मेडिकल की बात करें या फिर हम एम्बुलेंस की बात करें, साथ ही साथ जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर की जो गाड़ियां हैं जो एसेंशियल सर्विस में इन्वॉल्व हो रही हैं, उनके लिए एक जगह से दूसरे जाने में तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि पहले 20 तारीख से पहले जितने भी टोल नाके थे मुंबई और आसपास के इलाकों में बिल्कुल एब्सोल्युटली वो फ्री थे, कोई चार्ज वहां पे नहीं लग रहा था। लेकिन तो विवेक, आप हमें जानकारी दे रहे हैं कि जब से टोल नाकों पर पैसा लेना शुरू किया गया है तब से मुंबई की तस्वीर ये है कि आज मुंबई से खबर आ रही है कि वहां जाम लगा है, और इसी तरह से दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर भी जाम के हालात बने हुए हैं। अब ऐसे में बताइए कि 3 तारीख तक जो देश भर में लॉकडाउन है उसका पालन कैसे हो, ये कहीं ना कहीं दिल्ली और मुंबई दोनों जगह प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। कोरोना की रोकथाम के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन पार्ट 2 के बीच राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि यूपी के बाद 5 और राज्य कोटा में फंसे अपने छात्रों को वापस ले जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल और असम के मुख्यमंत्रियों ने कोटा से अपने राज्य के छात्रों को ले जाने की सहमति दे दी है। उन्हें कोटा में फंसे दूसरे राज्यों के छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात करने की भी जानकारी दी। तो छात्रों के मुद्दे पर आपको हम बता दें कि 5 राज्यों के जो प्रशासन है, 5 राज्य उन्होंने फैसला लिया है कि वो भी अपने अपने छात्रों को कोटा से बाहर निकालेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन तमाम राज्यों के छात्र इस वक्त कोटा में मौजूद है। कोटा एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है और लॉकडाउन की वजह से कई बच्चे वहां फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से पहले ही बच्चों को निकाल लिया गया था और अब बाकी 5 राज्य भी चाहते हैं कि उनके राज्य के जो छात्र कोटा में फंसे हैं उनको वहां से निकाला जाए। अगली खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज में 16 विदेशियों समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में 13 विदेशियों की मदद करने वाले लोग भी शामिल हैं। यही नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद सईद को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को कोरोना फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तबलीग से जुड़े हैं ये विदेशी। गिरफ्तारी हुई है प्रयागराज में। 16 विदेशियों समेत 30 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। गिरफ्तार लोगों में 13 विदेशियों की मदद करने वाले लोग भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद सईद को भी गिरफ्तार किया गया है। और इन पर आरोप क्या है? इन सभी को कोरोना फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से। हमारे साथ इसी खबर पर अजीत सिंह जुड़ गए हैं। अजीत, ये बताइए, इन गिरफ्तारियों को किस तरह से देखा जाए? तबलीगियों की मदद और विदेशियों को छिपाने का आरोप, और एक प्रोफेसर भी गिरफ्तार। देखिए, बिल्कुल जिस तरह ये खबर आई है इसमें निश्चित तौर पर यूपी के सीएम ने कहा था कि जो जमात से जुड़े लोग हैं खुद सामने आए वरना कार्रवाई होगी। और ये जो 16 विदेशी हैं ये जमात से ही लौटे थे, सभी जमाती हैं। इसमें 2 देशों के लोग हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही उन 13 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जिन्होंने इनको शरण दी थी। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर मोहम्मद सईद, उनके खिलाफ भी जो आपदा अधिनियम है उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस जो आगे की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ा रही। तो निश्चित तौर पर ये वो लोग हैं जो जानकारी छुपा रहे थे और विदेशी जमातियों को अपने घरों में छुपा रखा था, जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद सईद भी शामिल। नजर बनाए रखिए। अजीत ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि प्रयागराज से बड़ी गिरफ्तारी हुई है। 16 विदेशियों को छिपाने का आरोप लगा है। और इस बीच राजस्थान में रैपिड टेस्टिंग किट पर सवाल खड़े होने के बाद इसके इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दरअसल जयपुर में एसएमएस में भर्ती पॉजिटिव मरीजों को किट ने नेगेटिव बता दिया था, जिसके बाद किट की जांच रिपोर्ट पर संदेह पैदा हो गया है। फिलहाल रैपिड टेस्टिंग किट की क्वालिटी के परीक्षण के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने रिसर्च शुरू कर दी है। हमारे साथ इसी खबर पर भवानी सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। भवानी, ये तो बड़ी हैरत में डालने वाली खबर है। रैपिड टेस्टिंग किट से गलत नतीजा आया, ये कैसे हो गया? देखिए नेहा, जब रैपिड किट की शुरुआत की गई थी, शुक्रवार को सबसे पहले किया गया था, तब 52 टेस्ट किए थे, 50 के 52 नेगेटिव आए। तब भी ये डाउट हुआ था कि इतने एक साथ कैसे आ रहे हैं। उसके बाद में लगातार टेस्ट किए गए,
उसमें से काफी नतीजे जो नेगेटिव थी वो संख्या ज्यादा थी उम्मीद से। फिर उसके बाद में एसएमएस अस्पताल में भर्ती मरीज है उसका एक टेस्ट किया गया, जो पॉजिटिव है उसका नेगेटिव जब रिपोर्ट आई है तो उसके बाद में इसको रोका गया और उसके बाद में इसकी जांच की जाएगी किट की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किट में कुछ गड़बड़ी हो। हालांकि ये अस्थायी रूप से होल्ड किया गया, अभी पूरी तरह से रोक नहीं लगाई, लेकिन अब टेस्ट को एक बार देखा जाएगा। इन सब चीजों को लेकर हो सकता है कि और मरीजों का टेस्ट करें, उसके बाद में आगे फैसला लिया जाएगा कि रैपिड टेस्ट से जांच हो या नहीं। जी। तो भवानी, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि राजस्थान में फिलहाल रैपिड टेस्टिंग किट जो है उसकी प्रक्रिया पर वो किस तरह से जांच नतीजे दे रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। कोरोना के 80% मरीजों में लक्षण ही नहीं दिखाई देते। आईसीएमआर यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने यह दावा किया है कि अगर कोरोना के 100 मरीज हैं तो उनमें से 80 लोगों में इसके लक्षण नहीं दिखते, और यही बात सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी कर रही है। समस्या दरअसल ये है कि ऐसी हालत में किसका टेस्ट करवाएं और किसका नहीं, क्योंकि आईसीएमआर ने कहा है कि 80% मरीजों में कोई लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने कोरोना की जांच के लिए गाइडलाइन बनाई जिसमें मानक तय किए गए हैं कि किन लोगों को कोरोना की जांच करवानी चाहिए, लेकिन अब मुश्किल इस बात की है कि बड़ी आबादी वाले देश में सबका टेस्ट कराना कैसे मुमकिन हो। एक्चुअली अराउंड 80% केसेस या तो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के साथ पाए जाते हैं। जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया है, अराउंड 15% केसेस हैं जो सीवियर केसेस में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हो सकता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, और 5% केसेस जो होते हैं वो क्रिटिकल केसेस में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो जो हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिटेल्ड है। अगर आप देखें उसमें सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स जो कि लैब कन्फर्म केसेस के या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो सिम्टोमेटिक हैं, और साथ में एसिम्टोमेटिक अगर वो डायरेक्ट या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होते हैं किसी कन्फर्म केस के, उन दोनों का भी प्रोविजन किया गया है। तो अभी जो हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया इट टेक्स इनटू अकाउंट द पॉइंट आपने मेंशन किया है, और साथ में ये हमारे जो सैम्पलिंग क्राइटेरिया है वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस पर भी फोकस करते हुए भी उनकी भी टेस्टिंग करता है। एक और बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन से देश को धीरे धीरे बाहर लाने के लिए सरकार ने रणनीति तैयार कर ली है। सरकार के उच्च सूत्रों के मुताबिक 3 मई के बाद शर्तों के आधार पर छूट मिल सकती है, लेकिन ये छूट हर जगह लागू नहीं होगी, बल्कि सिर्फ ग्रीन जोन के लिए ही इस छूट को निर्धारित किया जाएगा। ट्रेन और हवाई उड़ानें सभी बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, धार्मिक स्थलों और शादी ब्याह की भीड़भाड़ पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी। ग्रीन जोन के इलाके में सीमित दायरे में ही लोगों को आने जाने की छूट मिलेगी। इसके अलावा मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य रहेगा। दफ्तरों में काम करने की इजाजत किस तरह से मिल सकती है, इसके ऊपर भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि सिंह इस खबर पर हैं, और इसके साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा भी इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आऊंगी। किस तरह की रणनीति, किस तरह का प्लान सरकार ने तैयार किया है 3 मई के बाद हमारे दर्शकों के लिए, बताइए आप। देखिए नेहा, क्योंकि पहली बार 21 दिन का, इसके बाद 19 दिन का लॉकडाउन हुआ, यानी कि लगभग 6 हफ्ते होते हैं। तो 3 मई अब नज़दीक है। 10 दिन के बाद ये लॉकडाउन खत्म होने वाला है, यानी कि उसकी मियाद पूरी होने वाली है। उसके बाद के लिए सरकार ने पहले से ही प्लान तैयार किया है कि एक तो ये है कि कम से कम घरों से बाहर लोग निकले, और ऐसे लोग निकले जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर से बाहर उन्हें निकलना ही चाहिए, काम भी चलता रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़रूरी सेवाएं हैं, ज़रूरी दुकानें हैं, जनोपयोगी चीज़ें हैं, वो उनमें छूट मिलेगी, लेकिन छूट जो है शर्तों के आधार पर होगी। मसलन कहीं पर भी अगर भीड़ भाड़ देखी जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी, यानी कि भीड़ को कम से कम होने देना है 3 मई के बाद भी। जो मास्क मैं लगाया हूं, इस तरीके से मास्क और प्रिकॉशन लेने की भी जरूरत होगी 3 मई के बाद ही, यानी कि आपके जीवन में और हमारे जीवन में ये दिनचर्या बन जाएगा कि आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, हाथ धोना है, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। फिलहाल ऐसी सेवाएं, चाहे वो ट्रेन हो, प्लेन हो या बस हो, जहां पर भीड़ भाड़ की आशंका होती है और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें अभी छूट मिलने के आसार कम लग रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो धार्मिक स्थल है, शादी ब्याह है या पार्टी है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर भी छूट मिलने के आसार कम है, जो हमारे सूत्रों ने बताया है। तीसरी बात यह है कि सरकार की नजर
ऐसे शहरों पे सबसे ज्यादा है, मसलन दिल्ली, नोएडा, इंदौर, मुंबई। इन जगहों पर बड़ी संख्या में केसेस आए हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने कि इन जगहों पर किस तरीके से निपटा जाए। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट करवाया जा रहा है। और ये है कि जो छूट होगी, अगर मान लीजिए कोई जिला उसको रेड जोन में घोषित कर दिया जाता है और वहां पर ज्यादा हॉट स्पॉट घोषित किए जाते हैं, एक उस जिले में पर्टिकुलर कंटेनमेंट जोन होता है, यानी कि नियंत्रित क्षेत्र होता है, उसको हिंदी में कहते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में जो नियंत्रित क्षेत्र होगा वो तो सरकार की ही निगरानी में होगा, लेकिन उसके आसपास के जो एरिया होगा, जो बफर जोन होगा, उसके आसपास इर्द गिर्द वहां पर छूट होगी, लेकिन वहां पर भी शर्तों के आधार पर होगी। तो ये महत्वपूर्ण रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। आप बता रहे हैं कि सरकार का 3 मई के बाद लॉकडाउन एग्जिट प्लान किस तरह का रहने वाला है। अमिताभ हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ, लॉकडाउन एग्जिट प्लान को किस तरह से देखा जाए, ये सवाल मैं इस परिप्रेक्ष्य में पूछ रही हूँ कि अभी कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें दिखाई हैं, जहां सिर्फ सरकारी दफ्तरों के खुलने से बॉर्डर पर और शहर के अंदर कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति हो गई है। तो अब सरकार इससे कैसे निपटेगी अपने लॉकडाउन एग्जिट प्लान के साथ साथ, ये देखना होगा। हाँ, पिछले 2 महीने से हम लगातार देख रहे हैं रवि सिंह लगातार हेल्थ मिनिस्ट्री और तमाम जो इस तरह की खबरें उनको लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उनकी खबरें अभी तक हमेशा पक्की साबित होती रही हैं। तो उसको आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगा कि अब तक जितने भी लॉकडाउन 1 हो उससे निकलने के लिए लॉकडाउन 2 के लिए तमाम रूपरेखा बनी थी सरकार के लिए, सरकार ने बनाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तमाम 11 एम्पावर्ड ग्रुप से बात की थी, तमाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात की थी, मुख्यमंत्रियों से बात की थी। उसके बाद लॉकडाउन फेज 2 शुरू हुआ था, जिसमें कुछ आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी मिली थी। 3 मई को ये लॉकडाउन फिर से समाप्त होगा, लॉकडाउन 2 जिसे कह रहे हैं। अब इसके बाद सरकार को धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां और भी बढ़ानी है, धीरे धीरे दिनचर्या को भी नॉर्मल करना है। तो कई राज्य सरकारों की भी ये अपील आई थी कि जिन जिलों में, जिन इलाकों में बिल्कुल कोरोना केस नहीं निकले हैं, उनको हमें थोड़ा फ्री कर देना चाहिए। तो नेहा, इतना तो साफ है कि लॉकडाउन 2 के बाद जो लॉकडाउन 3 भी होगा, उसमें कई इलाकों में ग्रीन जोन जो है उसमें कुछ छूट मिल सकती है। लेकिन मैं एक चीज तो क्लियर है, सरकार एक चीज बिल्कुल साफ है कि भीड़ भाड़ देश में कहीं भी इकट्ठा होने नहीं दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके बंद पॉइंट आप उठा रहे हैं। इसी पे मैं रवि के पास जाना चाहूंगी। रवि, जो बात अमिताभ ने कही और जो बात आपने पहले भी बताई, ये बहुत साफ है कि 3 मई के बाद जो भी शर्तों के साथ छूट मिलेगी, उनमें एक शर्त तय है कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर भीड़ भाड़ नहीं होने दी जाएगी। ये सरकार ने बहुत साफ कर दिया है। नेहा, देखिए, क्योंकि इस समय जब से 30 जनवरी को सबसे पहला मामला केरल में है, 2.5-3 महीने होने वाला है, लेकिन ये जो कोरोना की लड़ाई है वो लंबे समय तक चलने वाली है। जिस तरीके से दूसरे देशों में हम ये देखने को मिला है, चाहे यूएस में देखने को मिला है, चीन में देखने को मिला है, दूसरे देशों में भी देखने को मिला है, उससे कहीं न कहीं सीख लेते हुए सरकार एक कदम आगे बढ़कर फैसले ले रही है। और यही वजह है कि अभी उतने ज्यादा केसेस भारत में नहीं आए जिस तरीके से दूसरे देशों में, विकसित देशों में देखने को मिले हैं। और यही वजह है कि सरकार ने स्ट्रेटजी बनाते हुए कि आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहे, लोगों को दिक्कत भी ना हो, लोगों के हाथ में और जेब में पैसा भी आए, और उसके साथ में लोगों को ये बीमारी भी ना हो, वायरस का संक्रमण भी ना फैले। ये 2 चीजें कुल मिलाकर के रवि, जो प्रधानमंत्री ने कहा था ना, जान भी जहान भी, उसी के ऊपर ये पूरा फॉर्मूला जो है ये दिख रहा है। जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि लॉकडाउन एग्जिट प्लान सरकार ने बना लिया है। रवि सिंह और अमिताभ सिन्हा दोनों हमें ये जानकारी देते हुए कि शर्तों के साथ बिना भीड़ लगाए 3 मई के बाद सरकार धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन से बाहर आने की कोशिश करेगी और 15 मई को इन तमाम चीजों का क्या असर हुआ, इस पर भी समीक्षा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच दिल्ली के नवी करीम इलाके में 3 और पुलिस कर्मियों को कोरोना हो गया है। दरअसल दिल्ली का चांदनी महल हॉटस्पॉट इलाका है और यहाँ 160 से ज्यादा पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं और 140 पुलिस वालों का टेस्ट करवाया गया है, जिसमें अब तक 11 पुलिसकर्मियों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। हालांकि अभी 20 पुलिस वालों का टेस्ट होना बाकी है, तो 3 और पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली से खबर आ रही है। अमेरिका में कोरोना के भयानक संकट के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि अमेरिका के नागरिकों को अपनी नौकरी बचाने के लिए फिलहाल अमेरिका में बाहर के लोगों के बसने पर रोक लगाने का आदेश, उस पर जल्द ही हस्ताक्षर वो करेंगे। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा फैसला लेते हुए कि अमेरिका के भीतर लोगों की नौकरियां, उनकी आजीविका बचाने के लिए
बाहर से जो लोग अमेरिका में आ रहे हैं, फिलहाल विदेशियों के आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगेगी और इस बाबत डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही हस्ताक्षर करेंगे। तो ये एक बड़ा फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है इस बाबत, और ट्वीट करके क्या जानकारी दी है वो आपको बता दें। अदृश्य दुश्मन के हमले की वजह से और साथ ही अमेरिका के महान नागरिकों की नौकरी बचाने की जरूरत को देखते हुए मैं बाहर से आकर अमेरिका में बसने वाले लोगों पर फिलहाल रोक लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी ही जो हैं वो प्राथमिक रहेंगे। लॉकडाउन पार्ट 2 के बीच राजस्थान सरकार ने जयपुर में फंसे राज्य के दूसरे जिलों को बड़ी राहत दी है। सीएम अशोक गहलोत के आदेश के बाद जयपुर में फंसे 120 मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए राजस्थान की रोडवेज की 11 बसें लगाई गई हैं। तो राजस्थान के मजदूरों पर यह बड़ा फैसला किया गया है। जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें घर पहुंचाने के लिए राजस्थान रोडवेज की 11 बसें लगाई गई हैं। उधर राजस्थान में पिछले 12 घंटों में कोरोना के 52 मरीज बढ़ गए हैं, जिसके बाद राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1628 हो गई है, जबकि राज्य में कोरोना से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 97 मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं। तो राजस्थान से इस वक्त ये बड़ी खबर है, कुल मरीज 1628, 97 मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं, लेकिन राज्य में फिलहाल कोरोना से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये वही राज्य है जहां से कामयाब भीलवाड़ा मॉडल भी निकल कर आया। बीच में भीलवाड़ा मॉडल पूरी तरह से कोरोना फ्री घोषित हुआ था, लेकिन फिर वहां पर एक पॉजिटिव मामला आया और अब राजस्थान में पिछले 12 घंटे में 52 मरीज बढ़े हैं। इस बीच कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी पूरी बचत राशि दान करने वाले 99 साल के पूर्व विधायक रत्नाभाई थुम्मर की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की है। पीएम मोदी ने खुद रत्नाभाई थुम्मर को फोन किया। पीएम मोदी ने पहले पूर्व विधायक के स्वास्थ्य की जानकारी ली और फिर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिए गए उनके आर्थिक दान की सराहना की। पीएम मोदी ने साथ ही बातचीत में जिक्र किया कि वो एक बार जूनागढ़ में थुम्मर के घर भी गए थे। प्रधानमंत्री ने रत्नाभाई थुम्मर को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने को भी कहा है। रत्नाभाई थुम्मर 17 अप्रैल को जिला कलेक्टर के दफ्तर में गए थे और 51,000 रुपए का चेक सौंपा था। महिलाओं के जनधन खाते में सरकार की तरफ से 3 महीने तक 500 रुपए जमा करने की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के झाबुआ में बैंक के बाहर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लॉकडाउन के बीच परेशान गरीब परिवारों की महिलाएं बैंक से अपना पैसा लेने तो पहुंच गईं, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरें अपने आप में बताने को काफी हैं कि किस तरह का वहां माहौल है। बैंक के बाहर ऐसी भीड़ कोरोना संक्रमण के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से झाबुआ में बैंक के बाहर भारी भीड़ जुट गई। वो तब जब महिलाओं के खाते में केंद्र सरकार की तरफ से जमा कराए पैसे पहुंचे और अपने जनधन खातों से पैसे निकालने के लिए महिलाएं वहां पहुंची तो, लेकिन पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल, कहीं पे भी पुलिस प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा इन तस्वीरों में और महिलाओं के बीच में कहीं भी जरूरी दूरी का ध्यान नहीं रखा गया। मध्य प्रदेश के दतिया में बिना वजह सड़क पर घूमने निकले लोगों को पुलिस वालों ने अच्छा सबक सिखा दिया। बार बार समझाने के बाद भी जब लोग मानने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस वालों ने लोगों से सड़क पर ही उठक बैठक लगवानी शुरू कर दी। पुलिस ने किसी को मुर्गा बनने की सजा दी तो किसी से कान पकड़कर माफी भी मंगवाई। शायद पुलिस की इसी कड़ाई की वजह से दतिया में अभी तक कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है और इसीलिए पुलिस भी कोरोना से जंग में कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती और जिले को कोरोना मुक्त रखने में कड़े कदम उठाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सीएम की अपील के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से मुंह ढकने और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की गई। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी। वहीं योग गुरु रामदेव ने अंतिम संस्कार के दौरान मंत्रोच्चार किया। इस दौरान वो भी मास्क पहने थे। जैसा कि सीएम योगी ने पहले ही कहा था कि कोरोना संकट की वजह से राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे।